हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 9 अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, हिंदू एनालिसिस करते हैं, उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा डे है? तो आज है आपका 9 अगस्त। तो आज का जैसे कि हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो आज के दिन ऐसा क्या हुआ था हमारी हिस्ट्री में, तो दो चार बातें समझना। आज डे कौन सा है? तो 9 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? तो सिंपल से याद रखना, इंटरनेशनल डे फॉर, होता क्या है समझना कि आज के दिन जो हमारे यहाँ पर ट्राइबल लोग होते हैं ना, या जो हमारे यहाँ पर इंडिजिनस जो लोग होते हैं, इनके राइट्स को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक डे मनाया जाता है। तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि टुडे क्या है, आज क्या है, 9 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और आज ही के दिन क्या हुआ था? तो याद रखना, आज ही के दिन हमारे हिस्ट्री के अंदर भी दो चार पॉइंट हुए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, हमारे यहां पर 9 अगस्त, ठीक है, 1945 को जो आपका नागासाकी था, उस नागासाकी के ऊपर क्या डाला गया था? तो बॉम्ब डाला गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, 6 अगस्त को किस पे डाला था? हिरोशिमा पे। 9 अगस्त को किस पे डाला था? नागासाकी के ऊपर। ठीक है, इन दो चार बातों को ध्यान रखना। और क्या हुआ था हमारी इंडियन हिस्ट्री में? तो याद रखना, जो हमारे से रिलेट करता है, तो सिंपल याद रखना, आज ही के दिन पर 9 अगस्त 1925 क्या हुआ था? तो एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं काकोरी ट्रेन रॉबरी। अब इसमें हुआ क्या था समझना, ट्रेन रॉबरी में, कि हमारे जो रामप्रसाद बिस्मिल थे, उनके साथ दो लोग और थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन से लीडर्स थे जो आपके काकोरी ट्रेन रॉबरी के अंदर शामिल थे। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ था कि एक ट्रेन को लूटा गया था जिसका नाम रखा गया उस इंसिडेंट को काकोरी ट्रेन रॉबरी, जो आज ही के दिन हुई थी हमारे 9 अगस्त 1925 को, जो आपसे एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है। समझ गए? तीन कुछ हमारे जो तीन हिस्टोरिकल पॉइंट, इनको याद रखना। आज ही के दिन क्या है? तो इंडिजीनियस पीपल्स का जो इंटरनेशनल डे है वो है। आज ही के दिन क्या है? तो हिरोशिमा और नागासाकी जो था आपका, नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था। ठीक है, जिसका नाम रखा गया था फैटमैन। और जो आज ही के दिन क्या हुआ था? तो आपके काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, आज का जो हमारा आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? देखो, इंडिया अंडरलाइंस इलाइट स्टेटस विद द पोडियम फिनिश। देखो, ये हमारी क्या है, ओलंपिक की जो हमारी हॉकी टीम है उसकी बात कर रहा है। अब एक बात समझना, हमारा जो, अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे इंडिया में, हालांकि ये बात सही है कि हमने इस बार इतने ज्यादा मेडल्स नहीं जीते है ना, ठीक है, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उस तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अभी हम 4-5 मेडल पर ही रुके हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि हमारे यहाँ पर इंडियन हॉकी की बात कर लेता हूं मैं, है ना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, आज या कल में लास्ट डे है इसका, फिर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ओलंपिक्स को। तो एक बात समझना, ओलंपिक्स में मैं हॉकी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं। तो भारत जो है ना, इंडिया हॉकी में हमेशा से स्टार रहा है। याद रखना, एक ऐसा टाइम था कि हमारे यहाँ पर एक ऐसे प्लेयर हुआ करते थे जिनके नाम पर आज पूरा जो नेशन है, हमारा पूरा नेशन जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाता है। और वो कौन थे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद एक ऐसे प्लेयर थे, ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार वो हॉकी स्टिक लेकर निकल पड़ते थे, तो वो जो बॉल होती थी ना, वो उनके हॉकी से स्टिक कर जाती थी, और वो जब ही निकलती थी जब उसको गोल पोस्ट में पहुंचना होता था, और उनको कहा जाता था हॉकी का जादूगर। ठीक है, उन्हीं के नाम पर आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शुरू किए गए, जो बाद में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से हो गए, जो आजकल खेल रत्न के नाम से हो गए, जो 1992 में स्टार्ट हुए थे। तो अल्टीमेटली वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने भारत को हॉकी के अंदर क्या दिलवाया? गोल्ड मेडल दिलवाया। और वही जो सीक्वेंस था उन्होंने काफी साल तक कंटिन्यू रखा। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जो उनकी हॉकी स्टिक थी उसको तुड़वा दिया गया, और तुड़वा कर ये चेक किया गया कि कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं लगा रखा इन्होंने। एक टाइम ऐसा था जब आपने सुना होगा जर्मनी का कौन था जो डिक्टेटर था? हिटलर ने उनको ऑफर किया था कि तुम हमारी तरफ से लड़ो, जर्मनी की तरफ से मतलब खेलो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें क्या देंगे, हमारे यहाँ पर आर्मी में आपको जर्मनी की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको पोस्ट भी मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। और जब वो खेलने जाते थे तो वहां के दूसरे देशों की जो न्यूज़पेपर्स होते थे उसमें सोचो ये न्यूज छपती थी कि हॉकी का जादूगर है ना, मैजिशियन ऑफ द हॉकी, ठीक है, या हॉकी विजार्ड आज खेलने आ रहे हैं, तो चलो उन्हें देखने चलते हैं।
एक वो पीक टाइम हुआ करता था कि दुनिया को लगता था कि हॉकी के अंदर भारत से आगे कोई जा ही नहीं सकता। एक ये टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल तक ही रुक पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है कि गलत है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम ऐसे खेलों को ना प्रमोट करके दूसरे खेलों को करते हैं। जैसे कि क्रिकेट हो गया, गैम्बलिंग के चक्कर में सरकार उसको प्रमोट करती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे भारत का पहला ऐसा स्टेट था जिसने, अभी स्टेट का सीएम था, मुझे कमेंट करके बताना किस स्टेट के सीएम ने इस बात को उठाया कि उन्हें हॉकी को प्रमोट करना चाहिए, और उन्होंने हॉकी के लिए वहां पर एक कह सकता हूं कि प्रोग्राम, ये कंपटीशन भी कंडक्ट करवाया। लास्ट ईयर की बातें ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे ढूंढ के, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो जो हॉकी है, इस बार जो हॉकी है, हॉकी टीम ने इस बार कौन सा मेडल जीता, तो आपके सामने ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। हॉकी की जो टीम है उसने कौन से स्टेडियम में खेल रही थी, तो प्लीज उसका नाम याद रखना है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। और हमारे पास गिने चुने, तो हमारे पास अवार्ड्स हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास गिने चुने मेडल है, तो वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कोच का नाम क्या हमारी हॉकी टीम का, तो याद रखना क्रोग फुलटन, ठीक है। ये क्या है, हमारे हॉकी कोच है। हमारी हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, तो इस बार आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। और थोड़ी सी बातें याद रखना किसके बारे में, मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद जो है, इन्हीं के नाम पर याद रखना 29 अगस्त जो कि आने वाला है, ठीक है, इनका बर्थडे। तो इसी दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखना नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से भी हम मनाते हैं, ठीक है। और ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इनको अभी तक क्या नहीं मिला, तो इनको हमने क्या नहीं दिया, भारत रत्न, ठीक है। हालांकि इनको भारत रत्न देने की बात उठी थी 2014 में, ठीक है, लेकिन उस समय इनकी जगह किसको दे दिया गया, सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया, ठीक है। वो बाद की बात है, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपसे पूछे कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो कौन है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। सबसे पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था हमने, तो थोड़ा सा सीक्वेंस समझना, क्योंकि इस बार का हॉट टॉपिक्स में से क्या रहेगा, आपका ओलंपिक रहेगा, ठीक है। द मैजिशियन ऑफ द हॉकी कहते हैं, हिज हॉकी स्टिक वाज वंस ब्रोकन बाय द अथॉरिटीज, कहां पे, नीदरलैंड के अंदर। वो सारी बातें लिखी हुई हैं। एक बार तो क्या हुआ था, कब की बात है, 1932 की, जब समर ओलंपिक्स हो रहे थे, तो 35 गोल किए थे इंडिया ने, जिसमें से इन्होंने 25 गोल्स किए थे। तो उस समय इनके साथ एक और थे, रूप सिंह। तो याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि भारत में हॉकी ट्विंस किसे कहा जाता है, तो याद रखना इन्हीं दोनों को हॉकी ट्विंस भी कहते हैं, रूप सिंह और मेजर ध्यानचंद। और इनका नाम ध्यानचंद इसलिए पड़ गया था क्योंकि ये रात के समय हॉकी खेलते थे। ये किसमें थे, आर्मी में थे, ठीक है। और बहुत ध्यान से लगाकर हॉकी के ऊपर इनका पूरा ध्यान रखता था। तो चांदनी रात में एक बार ये खेल रहे थे, तो अल्टीमेटली वहां के जो ऑफिसर्स थे, आर्मी के जो लोग थे, उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, ध्यान, और चांद से चंद रख दिया। तो इनका निकनेम क्या हो गया, ध्यानचंद हो गया, सिंपल याद रखना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो किया वो तो आपके सामने है ही, ठीक है। अगर मैं हॉकी की बात करूं तो सिंपल सा याद रखना, सबसे पहले हमारी जो इंडियन हॉकी टीम ने कब गोल्ड जीता था, तो याद रखना नीदरलैंड में 1928 में, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता। फिर इन्होंने 1932 में लॉस एंजलिस में, फिर 36 में बर्लिन में, 48 में लंदन में, ठीक है, 52 में हेलसिंकी में, ठीक है, उसके बाद मेलबोर्न में, उसके बाद रोम के अंदर इनको क्या मिला, सिल्वर, गोल्ड मिला, फिर अगेन टोक्यो, ठीक है, ब्रॉन्ज मिला कहां पे, मैक्सिको और मुनिक के अंदर, और उसके बाद गोल्ड मिला 1980 में मॉस्को में, और उसके बाद इनको ब्रॉन्ज मिला कब, 2021 में, और दोबारा से क्या मिला, ब्रॉन्ज इनको 2024 के अंदर। तो ये सीक्वेंस प्लीज एटलीस्ट याद रखना, चाहे बीच के ना भी ध्यान रखना, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट जो शुरू के 2-3 है और लास्ट के 2-3 एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। और अगर मेडल की बात करूं तो अभी भारत कौन से नंबर पे है, 64, ठीक है। अगर पूछे कितने मेडल, टोटल 5 मेडल है। एक आपका सिल्वर है, ठीक है, जिसको अभी किसने जीता था, आपके नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। उसके साथ साथ 4 क्या है इसमें, ब्रॉन्ज मेडल है। और पाकिस्तान हमसे आगे जा चुका है। अब कहोगे पाकिस्तान कैसे आगे चला गया, तो पाकिस्तान ने मेडल तो एक ही जीता है, लेकिन वो भी गोल्ड है इसके पास, तो ये हमसे आगे रैंक में है। तो ओलंपिक्स की रैंक में पाकिस्तान 53rd, इंडिया 64, पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू के 3 और लास्ट का हमें अपने से मतलब है हम कहां पे है, तो इस बात को ध्यान रखना, समझ गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, चेंज इन द बांग्लादेश, द चैलेंजेस फॉर इंडिया। देखो अभी बांग्लादेश में आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो वहां की सरकार थी, रूलिंग पार्टी थी, उसको वहां से हटा दिया गया, और वो जो वहां की पीएम थी शेख हसीना, वो इंडिया में आ गई, और वो यूके के अंदर असाइलम सीकिंग के लिए उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो चली जाएंगी, लेकिन जब तक वो यहीं पर है।
तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हालांकि आप लोगों ने ये कल परसों में न्यूज पढ़ ली होगी क्योंकि 2 दिन पुरानी हो चुकी है, ठीक है। हम इसको यहां से इस पॉइंट से देखते हैं कि चेंज इन बांग्लादेश द चैलेंजेस फॉर इंडिया, जो जो चेंजमेंट बांग्लादेश में हुआ है उसके लिए इंडिया में क्या चैलेंज हो सकते हैं। तो थोड़ी सी बेसिक सी कहानी समझना पहले कि मैंने कहा कि 1947 में जब हमारे यहां पर इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही थी और अंग्रेजों ने कहा था कि हम तुम्हें इंडिपेंडेंट कर देंगे, तो लास्ट में जो सबसे लास्ट वाइसराय आए थे उनका नाम क्या था, तो याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन। और जो लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, इन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया जिसको माउंटबेटन प्लान का, जो लास्ट वाइसराय थे इंडिया के, और इन्होंने क्या किया, इसी को माउंटबेटन प्लान कहते हैं, और इन्होंने इंडिया को अलग करने की या आजाद करने की बात कही। और अलग करने के लिए कौन आए, रेडक्लिफ। कौन आए, सर रेडक्लिफ। और सर रेडक्लिफ ने क्या किया, एक लाइन खींची जो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा बना पाकिस्तान, ठीक है, ये मेरा बन गया इंडिया, और ये मेरा यहां पर बन गया मान लो ईस्ट पाकिस्तान, जो कि पहले क्या था, पाकिस्तान ही था, बाद में ही क्या बना, आपका बांग्लादेश बना। तो इन दोनों के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन हो गई, तो याद रखना इन दोनों के बीच में हो गई रेडक्लिफ लाइन, क्योंकि रेडक्लिफ ने ड्रॉ की थी। इन दोनों के बीच में भी कौन सी लाइन होगी, तो रेडक्लिफ लाइन। तो अगर मैं कहूं कि आज ये बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है, पहले बेसिक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ये अगर मान लो बांग्लादेश बन चुका है, तो इस बांग्लादेश के साथ हमारी कौन सी लाइन होगी, तो सिंपल सी रेडक्लिफ लाइन कर दोगे। मैक्सिमम बाउंड्री हम किससे शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश से करते हैं, 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गए कुछ फैक्चुअल पॉइंट। कब ये सेपरेट हुआ, तो आपको पता है कि इसको 1971 में सेपरेट किया गया, जब हमारे यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैटल हुई, ठीक है, और उसमें इंडिया अल्टीमेटली जीता था, आप जानते हो, और उसके बाद बांग्लादेश बना था। उस समय भी बांग्लादेश के, या कह सकता हूं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कौन अपना बेस बनाना चाहता था, यूएसए। इसी चक्कर में उस समय की जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उसको डिवाइड करके देश ही दूसरा बना दिया। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने उनके ऊपर एक एहसान किया कि उनको अलग करके उनको सेपरेट किया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, ठीक है, उन्होंने क्या किया गया, उनका भी इन्होंने असैसिनेशन कर दिया, जो शेख हसीना के ग्रैंडफादर थे। आप मुझे कमेंट करके बताना किस दिन उनके घर को आग लगाई गई थी, जिसको जो आपका पाकिस्तान है वो एक सोरो के रूप में मनाता है, शोक दिवस के रूप में मनाता है, कौन सा दिन था, ठीक है। हालांकि अब तक ये चीजें पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है, वो मुझे बताना कमेंट करके। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो शेख हसीना थी भारत आ गई, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो वहां चली गई, धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एक्टिवेट हुई, ठीक है, एक्टिव हुई, सॉरी है ना, और उसके बाद वो तीसरी बार क्या बनी, इस बार पीएम बनी। लेकिन अभी उनको वहां से हटा दिया गया। अब क्यों हटा दिया गया, उसका रीजन ये है, उसके 4 रीजन है बेसिकली। एन एरोजन ऑफ द डेमोक्रेटिक स्पेस, डेमोक्रेसी वहां पे खत्म हो रही थी, ऐसा कहा गया, ठीक है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स के इश्यू थे। तीसरा क्या था, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो चुका था, इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी थी। लास्ट क्या है इसके अंदर, हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन यूथ, जो वहां के यूथ थे उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे 1971 वाले बैटल के, उनके जो उनके बच्चे थे, है ना, उनकी जनरेशन थी, उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिलता था। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यार ठीक है, तो यूथ के अंदर ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद शेख हसीना ने भी कुछ नहीं कहा, तो अल्टीमेटली उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको भाग कर यहाँ आना पड़ा। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि इस सेंट्रल एशिया को या हमारे इस ईस्ट एशिया को क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर फंडिंग करके उसको करवा दिया। मैं ये भी कह सकता हूँ चाइना का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इधर से मालदीव के अंदर चला था इंडिया आउट कैंपेन, उससे मालदीव हमारे हाथ से चला गया। इधर से इंडिया आउट कैंपेन आपके बांग्लादेश में काफी दिन से चल रहा था, ये भी हमारे हाथ से चला गया। तो इन दोनों का इन्फ्लुएंस तो है ही है। तो मैं उस इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर नहीं जा रहा अभी, मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो हमारे ऊपर बहुत सारा इंपैक्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कल को ये जो सरकार यहां पर बने, जैसे यहां पर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, उस इंटरिम गवर्नमेंट के आपसे पूछेगा कि प्रेसिडेंट या इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीडर है वो किसको बनाए गए हैं, तो याद रखना किसको, मोहम्मद यूनुस को। और इनको पहले क्या मिल चुका है, तो याद रखना नोबेल प्राइज मिल चुका है पीस के लिए, ठीक है, नोबेल प्राइज इन द पीस। अब आपसे पूछेगा ये क्यों बने, तो यूथ की चॉइस थी, युवा लोगों की चॉइस थी, इनको बनाओ तो बना दिया। अब आगे चलकर सरकार बनेगी वो कैसी रहेगी वो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी सरकार को ये चाहिए कि एज ऑफ नाउ हमारी सरकार को ये चाहिए कि हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, वहां की यूथ का सपोर्ट करना चाहिए, वहां की सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, वहां की आर्मी का सपोर्ट करना चाहिए, और वहां पर एक दोबारा से डेमोक्रेसी मेंटेन करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम सीधा अग्रेसिव हो गए तो वो हमारे साथ गलत हो जाएगा। वो चाइना से हो सकता ना मिला हो सकता है कि ये सब अजम्पशंस हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक हो, उनकी बातें ठीक हो सकता है हमारी एक्टिविटी से वहां चला जाए।
तो हमें बहुत ही ध्यान से इनके साथ अपने रिलेशंस बनाने रखे होंगे। बात समझ में आ रही है। और अल्टीमेटली चाइना, यूएसए, रशिया मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, रशिया भी किसके पास चला गया? चाइना के पास, क्योंकि काउंटर किसको करना है? यूएसए को। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने अपने इन्फ्लुएंस को क्रिएट करने के लिए दो देशों के अंदर आपस में ऐसी हरकतें करवाते रहते हैं। जैसे बांग्लादेश, आपके अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख लो, लास्ट में तालिबानियों को देना पड़ा। पाकिस्तान के हालात देख लो, और इधर आपके किसके? बांग्लादेश के हालात देख लो। तो ऐसी चीजें ना हो, इन चैलेंजेस को ना फेस करना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो ये सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। बात समझ में आ रही है। और बांग्लादेश, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक बन चुका है। हम इसके ऊपर 2-4-5 दिन के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नई चीजें सामने निकल के आएंगी, फिर हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस में वीडियो बना लेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम इसके हर एस्पेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे इसकी ज्योग्राफी हो, चाहे इसकी पॉलिटी हो, चाहे इसकी आपकी हिस्ट्री हो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जाम के अंदर न्यूज तो कोई भी बन जाती है, उसकी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल टच, पॉलिटिकल टच और ज्योग्राफिकल टच ही पूछता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको वहां से भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा याद रखना, वहां के आर्मी चीफ कौन है जो बहुत ज्यादा न्यूज में? तो कौन है? जनरल वकार उज जमान। ये कुछ फैक्चुअल नाम एटलीस्ट आप याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये बार बार आएगा तो हम इसको फिर पढ़ लेंगे एक बार। आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रालोज, ठीक है, इन योर टी कॉफी सेफ, न्यू स्टडी शोज बेनिफिट इज इन स्मॉल डोजेस। देखो हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को बना था। इसका काम है सबकी हेल्थ को ध्यान में रखना। कोई भी बीमारी आती है उसको पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक ये सब अनाउंस करना। तो अल्टीमेटली इसने कहा कि जो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हो ना, वो अगर लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हो तो आपके लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैं इसके दूसरा मैं इसका पॉइंट देखूं तो लास्ट ईयर हमारे यहां पर क्या था? एक एस्पार्टेम, ये रखा एस्पार्टेम। ये क्या था? इसको हमने कहा था कार्सेनोजेनिक। क्या कहा था हमने? इसको कार्सेनोजेनिक अनाउंस किया था। क्यों किया था? क्योंकि इससे कैंसर क्रिएट हो रहा था। कब? जब आप मैक्सिमम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो। तो होता क्या? आर्टिफिशियल स्वीटनर याद रखना, एक ऐसे प्रोडक्ट होता है जो आर्टिफिशियली स्वीटनर होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है जितने तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन बीच में जो इनको बनाने की प्रोसेस थी ना, उससे कैंसर क्रिएट हो रहा था। मीठे से डायबिटीज को कंट्रोल करने में काम आएगा, लेकिन उसकी वजह से अदर जो बीमारियां फैल जाएंगी बॉडी में, वो बात की बातें थी। समझ रहे हो? तो हमने इसको एस्पार्टेम को लास्ट ईयर बैन भी किया था। लेकिन अभी एक नई स्टडी आई है कि अगर आप ये सब यूज करते हो एक लिमिटेड क्वांटिटी में, टी में, कॉफी में, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आपको कुछ बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। किसके बारे में? आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं। सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया था? 1879 में, जब साइंटिस्ट गलती से बना क्या रहे थे? केमिकल डाइज बना रहे थे, मतलब सही से बना रहे थे, गलती से क्या बन गया? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर बन गया। समझ गए? आपसे पूछेगा किसमें काम आता है? वेट मैनेजमेंट में, डायबिटीज कंट्रोल में। ठीक है, आपके अगर दांतों के अंदर डीके हो गया, आपका ना खराब हो गए हैं, तो उनको बचाने के लिए आप नॉर्मल मीठा ना खा के ये वाला मीठा खा सकते हो। ठीक है, और एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं फिनाइलेक्टोन्यूरिया, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स क्या है कि ये कार्सिनोजेनिक थे। लेकिन अब कहा गया कि हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी न्यूज है, 2-4 बातें याद रखना। ठीक है, स्वीट सब्सटीट्यूट देखो चाइना में सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद इंडिया में। तो ये बेसिक से एक टेबल है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इसको सिंपल सा आप पढ़ सकते हो। मुझे कमेंट करके बताना कौन सी कंट्री को हम शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है ना? शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, याद रखना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रोडक्ट को कौन देखता है? तो एक डिपार्टमेंट है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट वाज फॉर्म्ड इन 2008, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो कौन होता है? FMO। ठीक है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो बना था 1950 में। उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये 2-4 बातें फैक्चुअल याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और एक बात याद रखना, आप मुझे कमेंट करके बताना विच कंट्री इज नोन एज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या है क्वेश्चन? विच कंट्री इज नोन एज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। समझ गए? किसको कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर करके बताना किसे कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा है? सोन रिवर इन स्पेट 40 रेस्क्यूड इन द झारखंड। देखो झारखंड के अंदर जो आपकी सोन रिवर है उसके अंदर फ्लड आ गई तो लोगों को रेस्क्यू किया गया।
तो सिंपल से एक बात समझना, मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था कि अभी बारिश का सीजन चल रहा है और जो रिवर्स है ना वो कोई ओवरफ्लो करेगी, ठीक है, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, बाढ़ आएगी, ऐसे वैसा लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो इन न्यूज़ों को अच्छे से कवर करना है हमें, ठीक है। अब एक बात समझना, ये जो सोन रिवर है ना कहां से फ्लो करती है, कहां पर जाती है, तो सिंपल याद रखना, ये हमारी गंगा जो रिवर है ना उसकी सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और गंगा तो आपको पता है कि गंगा 2525 किलोमीटर रन करती है। अगर इंडिया की, कंप्लीट इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर पूछे तो याद रखना कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी की कितनी है, तो याद रखना 1465 किलोमीटर लेंथ है। और गंगा जो है, यही गंगा जब आपकी बांग्लादेश में चली जाती है, अभी बांग्लादेश पढ़ रहे थे हम, तो बांग्लादेश में इसको कह देते हैं हम पद्मा। क्या कहा जाता है इसको बांग्लादेश में, पद्मा, ठीक है। अब क्या हुआ, अच्छा ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हो बांग्लादेश में, तो याद रखना जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। ये पॉइंट याद रखना, फैक्चुअल डाटा। अब मैंने कहा कि ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तो याद रखना अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और यहां से बेसिकली अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, ध्यान रखना। एक मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहां से मान लूं मैं इसको, एक चली गई सोन, एक इधर आ गई कौन सी आपकी, तो आपकी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा भी यहीं से निकलती है, और एक यहां पर जाती है महानदी, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो रिवर है कहां से ओरिजिनेट होती हैं, अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, ध्यान रखना। ये आपकी अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है, और ये आपकी उसमें बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, और ये आपकी जाके गंगा में मिल जाती है, और ये गंगा की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। तो पहले नंबर पे कौन है, तो सिंपल याद रखना पहले नंबर पे कौन है, यमुना, ठीक है। यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कौन कौन से स्टेट में फ्लो करती है, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी और बिहार, इन 4 स्टेट में फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखना घग्गर, जोहिला, छोटी महानदी, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, ठीक है, नॉर्थ कोयल, ये क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, 2-4 याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एनडीआरएफ क्या है, तो जो हमारा नेशनल डिजास्टर जो रिलीफ है ना उसके अंदर ये फोर्स बनी होती है, टोटल 6 बटालियन है उसके अंदर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ये आपके सामने क्या है, गंगा का मैप बना हुआ है, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से समझना। ये कौन सी आपकी गंगा, इसके बाद इसमें कौन सी मिली, यमुना। यमुना में कौन मिल रही है, तो चंबल मिल रही है, बेतवा मिल रही है, ठीक है, तमसा मिल रही है, सोन मिल रही है। सोन कहां मिलती है, पटना में मिलती है जाके। ऊपर से गंडक मिल रही है, घाघरा मिल रही है, गोमती मिल रही है, कोसी मिल रही है। इसी कोसी को हम क्या कहते हैं, सोर ऑफ बिहार कह देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहीं से क्या निकलती है, दामोदर नदी आकर मिल जाती है, ये आपकी हुगली है जो यहां से निकलती है फरक्का से, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये क्या आ जाती है आपकी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा ऐसे बांग्लादेश में एंटर करते हैं, जमुना बन जाती है, और ये जो गंगा है ये आपकी पद्मा बन जाती है, ठीक है। इसी के अंदर एक मेघना आकर मिलती है जो कि बांग्लादेश में आकर मिलती है इसमें, ठीक है। ये आपकी क्या है, तो आपकी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं चीन में, तो याद रखना यारलोंग जांगबो या सांगपो कह देते हैं, ठीक है, यारलोंग सांगपो। जैसे इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, तो याद रखना आपका दिहांग हो जाता है। और जैसे ये आसाम में एंटर करती है तो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। और जैसे ये यहां से आपके बांग्लादेश में चली जाती है तो ये हो जाती है जमुना। जैसे ये थी गंगा, यहां आते क्या बन गई, पद्मा। बात समझ में आ रही है, एक यमुना एक जमुना, 2-4 बातें ध्यान रखना। और ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ये कौन सी आपकी यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये 2-4 बातें थोड़ी सी ध्यान रखना, फैक्चुअल पॉइंट, ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स श्री हरीश दुदानी एज मेंबर इन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब देखो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन क्या होता है, तो सिंपल सा याद रखना, एक ऐसा बोर्ड है जो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की रेगुलेटर ऑफ द पावर सेक्टर इन इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कोई आर्टिकल नहीं है, विद क्वासी जुडिशियल स्टेटस है। कौन से सेक्शन के अंडर, 76 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब आया था, 2003, फैक्चुअल डाटा याद रखना। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है। कब बना था, 24 ऑफ द जुलाई 1998 को बना था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट कब आया था, 1998 में। और इसके एक मेंबर को किसको बना दिया गया, श्री हरीश दुदानी, तो न्यूज में आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा फैक्चुअल डाटा वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के हम आगे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आया, आरबीआई होल्ड्स रेपो रेट एट 6.5% फॉर 9th टाइम इन ए रो। 9वीं बार लगातार आरबीआई ने क्या किया, आपके जो रेपो रेट है ना उसको क्या रखा, फिक्स रखा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हमारे यहां पर देखो 2 चीजें होती हैं, ठीक है। मैंने कहा कि एक होता है यहां पर इन्फ्लेशन, ठीक है, ध्यान से समझना। एक होता है यहां पे डिफ्लेशन, ठीक है।
इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें बनी है, एक है आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है तो याद रखना ये हमारे देश का क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ये हमारी क्या है, सरकार है। ये दोनों मेंटेन करती है किसको, तो आपके इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को मेंटेन करती है। लेकिन कैसे मेंटेन करेंगी, तो ये क्या करता है, बैंकों को रेगुलेट करता है, टू रेगुलेट, या इसका काम क्या है, टू रेगुलेट द बैंक्स। इसका काम क्या है, तो इसका काम है क्या बनाना आपके लिए, टैक्स, ठीक है, या तो आपके डायरेक्ट टैक्स या फिर आपके क्या करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, इन दोनों का काम है, ठीक है, या इसका काम है। और ये कैसे आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, तो सिंपल से समझना कि मॉनेटरी पॉलिसी देखो पहले नहीं थी, आरबीआई हम काफी बार पढ़ चुके हैं, आरबीआई के बारे में दो चार बातें एटलीस्ट याद रखना। आरबीआई है ना, दो बातें लिख लेते हैं हम इसके बारे में, बार बार पढ़ते रहते हैं। आरबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1935। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना आपके मुंबई। पहले कहां पे था इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता। कब से कब तक, 1935 से 37 तक। आपसे पूछेगा फर्स्ट गवर्नर कौन था इसका, तो सिंपल याद रखना फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ क्या थे, उसके पहले गवर्नर थे। आपसे पूछेगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, तो सिंपल याद रखना फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख, जो आपके 1943 से 1949 तक किसके गवर्नर रहे। आपसे पूछेगा आज के टाइम पर कौन है, तो एट प्रेजेंट कौन है, तो सिंपल याद रखना एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, हमारे शक्तिकांत दास। और इन्हीं को क्या मिला था, 2023 का बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि जो आपका आरबीआई है इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो याद रखना इसका नेशनलाइजेशन किस दिन होता है, तो याद रखना 1949 को, ठीक है। किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये बना था, तो सिंपल याद रखना यंग हिल्टन कमीशन। कौन सी कमीशन की, उसके ऊपर यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना होता है। अब समझो इसके पीछे की कहानी। एक्चुअल में क्या था कि यहां पर बहुत सारे बैंक जो थे ना वो भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे, क्योंकि लोन ज्यादा दे देते थे, लोन वापस आता नहीं था, और जब लोग पैसा मांगने आते थे तो इनको ताला लगा के भागना पड़ता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ऐसे चलता रहा तो ब्रिटिशर्स के बैंक बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक प्राइवेट रेगुलेटिंग बॉडी बनाई जिसका नाम रखा गया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अंग्रेजों के जाने के बाद, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमने उसका नेशनलाइजेशन करके उसको बना लिया भारत की प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो हुआ 1949 में। आज ये क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, समझ गए। अब क्या हुआ, ये कैसे रेगुलेट करता है, आप बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, महंगाई मंदी, पैसा रेट बढ़ गया चीजों का तो महंगाई, रेट डाउन हो गया तो मंदी। अब हमारे यहां पर क्या है, अगर हमें दोनों को मेंटेन करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फॉर्मूला बना रखा हमने कि आरबीआई जो है ना वो कोशिश करता है कि इसको 4% के आसपास रखूं। और एक बेसिक सा फॉर्मूला लिखा 4 + -2, यानी कि 4 + 2 6, 4 - 2 2, 2 से 6 के ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 से नीचे आ गया तो गड़बड़ है, 6 से ऊपर चला गया तो गड़बड़ है। अभी 6.5 चल रहा है, 6.5 चल रहा है, और 9वीं बार उसको लगातार ऐसा किया गया। तो एनपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या थी, कैसे बनी, तो ऐसे समझो आरबीआई बोला कि भाई मैं रेगुलेट करना चाहता हूं, ये बोला गवर्नमेंट बोली मैं भी रेगुलेट करना चाहती हूं। तो ये अगर अपनी बैंकों के रेट बढ़ा दे तो दिक्कत हो जाती है, ये अगर टैक्स बढ़ा दे तो दिक्कत हो जाती है। तो दोनों ने क्या किया, बोले मिल लेते हैं, और मिलने के बाद एक नई कमेटी बना लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और बोले 3 मेंबर तुम तुम्हारे रख दो, 3 मेंबर तुम तुम्हारे रख दो, टोटल 6 मेंबर रख दो इसमें। और जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो 4:2 में ले लो। समझ में आ रही है। तो अब जो भी डिसीजन हुए, जैसे कल वाला ये डिसीजन है तो ये भी 4:2 में आया था। 4 में से या 6 में से 4 जजेस जो थे उन्होंने 4 वोटेड इन द फेवर ऑफ द डिसीजन। तो हुआ क्या, सरकार और बैंक दोनों मिलकर तुम्हारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को मेंटेन कर रही हैं। अब कैसे करती है, तो सरकार कैसे करती है समझना। इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, सरकार क्या करेगी, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी। जब टैक्स बढ़ा देगी तो मेरी जेब में पैसा कम बचेगा। जब मेरी जेब में पैसा ही कम बचेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैं फालतू की चीजें नहीं खरीदूंगा, या जो चीज खरीदने लायक है मैं वो खरीदने नहीं जाऊंगा। अब मुझे पता है कि सामने आईफोन पड़ा है लेकिन मैं खरीद नहीं पा रहा हूं, पैसा ही नहीं है, अल्टीमेटली उसका रेट गिर जाएगा। एक मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम सबके पास पैसे हैं, सब डेली मोबाइल आईफोन ही लेने जा रहे हो तो आईफोन के रेट वैसे बढ़ जाएंगे। तो हुआ क्या, डेफिनेटली कि सरकार क्या करती है, टैक्स के साथ खेलती है, ठीक है, ताकि तुम्हारे साथ क्या हो सके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कम किया जा सके।
अब बैंक कैसे खेलेगा? बैंक खेलता है बैंकों के साथ। बैंक मतलब आरबीआई। आरबीआई किससे खेलता है? बैंकों से खेलता है। कैसे? तो समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, ऐसे समझ लो कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, उस आदमी ने क्या किया, मार्केट में गया और मार्केट में उसने देखा कि उसको प्याज खरीदनी है, ठीक है, और एक पर्सन था जो प्याज बेच रहा था वहां पे, उसने कहा कि प्याज का रेट है 70 रुपए पर केजी। यहां पर दो आदमी गए, तुम लोग गए और तुम्हें खरीदनी है प्याज, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इसके पास है 60 रुपीज, ठीक है, इसके पास है 50 रुपीज। क्या ये तुम्हें प्याज देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि 70 रुपए किलो है। तुमने नहीं खरीदी, ये वापस आ गया। अगले दिन फिर गया, नहीं खरीदी, वापस आ गया। फिर तुम गए तो इसको लगा कि यार 3 दिन माल रखा रह गया, वेस्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, उससे अच्छा मैं बेच देता हूं। तो इसने क्या किया, इसको 60 में दे दिया। तो क्या सीखे यहां से कि जब लोगों की जेब में पैसा कम होता है, जब लोगों के पास पैसा कम होता है, तो अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब इसको दूसरा एग्जांपल समझो कि मान लो कल को नरेंद्र मोदी जी आप सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल दें, ठीक है, खुश हो जाओगे और तुम सारे चले गए प्याज खरीदने। मैं प्याज बेच रहा हूं मान लो वहां पे 70 रुपए किलो। तुमने कहा कि मुझे चाहिए, तुमने कहा मुझे चाहिए, बहस हो गई वहां पे। मैंने कहा 100 रुपए। तुमने कहा मुझे चाहिए पनीर बनाना है, मुझे तो पनीर प्याज बनानी है। मैंने कहा 200 रुपए। एक दूसरे ने कहा नहीं नहीं मैं भी दे दूंगा, खूब पैसा मेरे पास, आज तो पनीर 2 प्याजा बना के खाऊंगा, आता है ना एक डिश। तो अल्टीमेटली मेरी जो प्याज 70 में बिकनी चाहिए थी वो मैं 300 में बेच के निकल गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तो लोगों की जेब में जब पैसा बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब पैसा घटता है तो इन्फ्लेशन घटता है। चाहे किसी से एग्जांपल ले लो, बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ दूसरे उसके पॉइंट के ऊपर। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं सिर्फ मनी की बात कर रहा हूं, डिमांड सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। अब मैंने कहा कि सरकार क्या करती है, तो सिंपल समझने की कोशिश करना। मैंने कहा सरकार तो बजट से खेलेगी, टैक्स से। आरबीआई क्या करता है? तो देखो, मैंने आपसे कहा कि ये मान लो किसी कंट्री का कोई, मैं कह सकता हूं कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये है आपका कमर्शियल बैंक, ठीक है, और ये है आपका कोई सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा? आपका आरबीआई, ठीक है। इस कमर्शियल बैंक के पैसे कमाने का सोर्स क्या है? लोन। दुनिया भर के लोन देता है, आजकल तो वेडिंग लोन भी देने लग गया, पर्सनल लोन, गाड़ी लोन, ये लोन वो लोन, दुनिया भर के लोन है। ये क्या करता है? ये लोन देता है, लेकिन किसको? बैंकों को। और किसको देता है? गवर्नमेंट को। इसके अलावा तीसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके पास पैसा कमाने का सोर्स नहीं है। अब सोचो, कभी इसके पास पैसा नहीं है, ये कहेगा भाई मुझे पैसा दे दे, ये कहेगा ठीक है पैसा ले ले, मुझे क्या दिक्कत है, रेट दे दियो इंटरेस्ट। तो ये जब इसको पैसा देगा और जो इससे इंटरेस्ट रेट लेगा, उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है? तो हम उसे रेपो रेट कह देते हैं, आरआर। फिर मान लो कभी कभी इसके पास पैसा नहीं है, ये कहेगा भाई मुझे पैसा दे दो, तो ये कहेगा ले लो। ये जब इसको पैसा देगा तो जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में कि रेपो रेट ज्यादा होता है कि रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होता है? तो याद रखना, रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, क्योंकि इस आदमी के पास कमाने का सोर्स सिर्फ यही है कि इससे पैसे कमा ले। इस आदमी के पास दुनिया भर के सोर्स है पैसे कमाने के। बात समझ में आ रही है? बैंक के पास। इसलिए ये क्या होता है? रेपो रेट। ये क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट। इसी की तो बात कर रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली इनको क्या कहा जाता है? तो आपकी टर्मिनोलॉजी काउंट करते हैं कि किन किन टर्मिनोलॉजी का यूज करके, है ना, किन किन फैक्टर्स का यूज करके मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मेंटेन होती है। अब सोचो, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है, आप 80,000 रुपए खर्च कर देते हो, 20,000 रुपए बचा लेते हो, या मान लो 60 खर्च कर देते हो, 40 बचा लेते हो, और कुछ भी खरीदते रहते हो मार्केट में। बैंक देखेगा यार महंगाई बहुत हो रही है, रेपो रेट बढ़ा दो, 8.5 कर दो इसको, फॉर एग्जाम्पल, है ना। जैसे रेपो रेट बढ़ा, बैंकों के ऊपर क्या बढ़ा? इंटरेस्ट बढ़ा। बैंक ने क्या किया? तुम्हारे इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। तो अब तुम अगर बैंक से लोन लोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। पहले मैं 10 लाख पे 3 लाख पे करता था, मैं 10 लाख पे 4 लाख पे करूंगा। तो अल्टीमेटली पहले मैं 60,000 खर्च करके 40,000 बचा रहा था, अब मेरी ईएमआई वगैरह बढ़ के हो गई 70,000, मेरे को 30,000 ही बचे। अब मुझे मेरा घर 30,000 में चलाना है, पहले मेरा घर मेरे को 40,000 में चलाना था, ईएमआई भरने के बाद गाड़ी की, फोन की, ये सब मान लो, ठीक है, घर की ईएमआई, ये सब मिला के अब मेरे पास 30,000 बचे। अब बताओ क्या मैं फालतू की चीजें खरीदूंगा? बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। तो अल्टीमेटली मेरे जेब में पैसा कम हो गया, और जब मेरी जेब में पैसा कम हो गया तो मैं वो चीज नहीं खरीद रहा तो मैं मार्केट में नहीं पहुंचा तो उसके रेट अपने आप गिर गए। यही कौन करता है? आरबीआई करता है। इसी को क्या कहते हो? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। याद रखना, पहले ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं थी,
ठीक है, पहले आरबीआई ही सारे डिसीजन लेता था, लेकिन आरबीआई के ऊपर ये एलिगेशंस लगते थे कि तुम गलत करते हो, सरकार उसके बीच में कहती थी तुम गलत करते हो, तो आरबीआई ने कहा कि भाई एक काम कर, दोनों बैठ लेते हैं, कमेटी बना लेते हैं। 2016 में दोनों भाई बैठे और एक कमेटी बना ली, बोले 3 मेरे मेंबर 3 तुम्हारे मेंबर, ये जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा, ना तुम मुझ पे एलिगेशन लगाओगे कि मेरी वजह से महंगाई बढ़ी, ना मैं तुम पे लगाऊंगा। दोनों की बात डन हो गई और एमपीसी बना दी। और ये जो एमपीसी है, याद रखना, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कम से कम 4 साल में 4 टाइम्स बैठनी कंपलसरी है। हालांकि बैठती 6 बार है ये हर 2 महीने में, लेकिन कम से कम 4 टाइम्स बैठे, ये तो कंपलसरी है, ये तो लिखा हुआ है, बात ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें मेजोरिटी इसमें जरूरी है 4:2 होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, बात समझ में आ रही है। तो ये कैसे क्या बनी तुम्हारी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में लिए जाने वाले डिसीजन जिनकी ये बात कर रहा है। अब कुछ इसके फैक्टर्स और बच गए जो आपको समझने होंगे। एक होता है, यहां पे समझना, एक होता है हमारे सामने SLR और एक होता है हमारे सामने CRR। ये दो क्या है, देखो इनको हम क्या कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां पर कोई पर्सन था, उसने बैंक में 50 करोड़ रुपए जमा कराए, फिर एक दूसरा पर्सन था, इसने भी बैंक में कितने पैसे जमा कराए, 50 करोड़। ये मान लो कोई बैंक था, कोई भी बैंक मान लो, SBI मान लो, ठीक है। इधर से मान लो विजय माल्या आ गया, उसको चाहिए पैसा। अब क्या ये सारा पैसा लोन पर दे देगा? क्या नहीं दे सकता, सारा दे देगा। और मान लो दूसरे दिन ये आ जाए कि मेरे घर में शादी है, मुझे पैसा चाहिए, तो कहां से देगा? तो ये तो दे नहीं सकता। तो ये क्या करता है, पहले सारा दे देता था, फिर ये पैसे मांगने आते थे तो पैसा नहीं होता था, ताला लगा के भाग जाते थे। इसी को कंट्रोल करने के लिए तो आरबीआई बना था। अब क्या किया गया, आरबीआई ने क्या किया कि भाई तुम इसको मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हो, अपने 78% लोन में बांट सकते हो अपने बैंक का पैसा, जितने भी तुम लोन देते हो। बचा कितना, 22% पैसा बचा ना। इस 22 में से कह दिया 4% है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ध्यान रखना ये अप्रोक्सीमेट, लगभग 4% आपको क्या रखना होगा, कैश। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कि भाई कल को कोई पैसा मांगने आए तो तुम पैसा दे सको, ऐसी नौबत ना आए कि लोगों में ये हो जाए कि पैसा नहीं और तुम भाग जाओ यहां से, समझ रहे हो ना, बैंकक्रप्ट ना हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ, 18%, लगभग 18% क्या होता है, तो SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि इसमें जो पैसा होगा 18% पैसा आपका बैंक या तो गोल्ड बॉन्ड में लगा देगा, या बैंक आपका म्यूचुअल फंड में लगा देगा, या आपका स्टॉक मार्केट में लगा देगा, या आपकी जमीन खरीद लेगा। क्यों, कल को मान लो तुम सारे एक साथ पैसा लेने आ जाओ और 4% पैसा कम पड़ जाए, तो ये तुम्हारी बेचकर तुमको पैसा लौटा देगा। बात समझ में आ रही नहीं, इसको भागना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें बेचने में गोल्ड और ये सब 1 दिन 2 दिन का टाइम लगता है। वो कहेगा भाई 2 दिन बाद आना, आज बैंक में पैसा नहीं है, कल ले लेना। तुम जाके ले लोगे तो मार्केट में ये रहेगा, बैंक भी ठीक चल रहा है, डूब भी नहीं रहा, बैंक ने भी अपनी इज्जत बचा ली, समझ रहे हो। ये क्या होता है, तो ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के क्या है, कुछ पार्ट से ध्यान रखना है। क्या होता है आरआर, एक होता है RRR, एक होता है CRR और एक क्या होता है SLR। और इस बार जो RR है वो कितनी है, 6.50, RRR कितनी है 3.35%, आपका SLR कितना है 18%, कैश रिजर्व रेशियो कितना है 4%। और लास्ट ईयर आपके क्लेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, एलेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन थे, व्हाट इज RR, व्हाट इज RRR। तो ये बेसिक चीजें एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। समझ गए क्या हुआ पूरा, ओके। तो इस बार क्या रखा गया, 9th टाइम्स उसको फिक्स रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट अमेंड CAA गाइडलाइंस। देखो CAA गाइडलाइंस क्या थी कि जो आपका जो आया था ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा अमेंड किया गया। क्यों, क्योंकि देखो ये आया कब था, 2019 के अंदर। किस किस कंट्री से आने वाले लोगों को इंक्लूड किया गया था, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ठीक है। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स है वो अगर आते हैं, कौन कौन से, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, याद रखना कौन, नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम याद कर लेना, तो आपको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। वैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये लोग अगर आए हैं, और कब आए हैं, तो याद रखना बिफोर, कब आए हैं, बिफोर 31 दिसंबर 2014। तो इन लोगों को अपने अपने वहां की सरकारों के, गवर्नमेंट के कुछ क्या दिखाने होंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। और अब क्या कर दिया गया, इसमें थोड़ा सा इसमें अलाउ कर दिया गया कि तुम क्या कर सकते हो, वहां से अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहां की अथॉरिटी से बनवा के ला सकते हो कि हाँ भाई ये यहीं के थे, यहीं रहते थे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अमेंड कर दिया गया, समझ गए। तो ये क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। समझ में आ रही है, कौन कौन से देश, तो 3 कंट्री से आए हुए, कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। कौन से, तो नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, उनको अलाउ कर दिया गया, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी।
और अगर पूछे भारत में सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में, तो याद रखना आपके आर्टिकल 5 to 11, और आपका जो पार्ट नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 2 में क्या है, सिटीजनशिप। और अगर पूछे भारत में कैसी सिटीजनशिप है, तो याद रखना भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, तो याद रखना ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है क्या, आपके सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, सिंपल याद रखना। और सिटीजनशिप पाने के 5 तरीके होते हैं, खोने के 2 तरीके होते हैं। पाने का क्या होता है, या तो नेचुरलाइजेशन, या तुम्हारा बर्थ यहीं पर हुआ हो, या डिसेंडेंट आपके जो पेरेंट्स है वो यहीं के हो, ठीक है, या फिर एक्वायर्ड एरिया किसी को आपने कब्जा लिया हो, या फिर आपने क्या किया हो उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। तो 5 तरीके हैं। छोड़ने के 2 तरीके हैं, या तो खुद से सेल्फ छोड़ दो, या फिर तुम्हें सरकार यहां से लात मार के भगा दे। तो 2 ही तरीके होते हैं, समझ रहे हो। और लेने के 5 तरीके होते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ए मूवमेंट फॉर द जस्ट ट्रांजिशन लिटिगेशन टू टेक विंग। देखो आपने पढ़ा होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला केस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला केस क्या हुआ था कि जो आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो आपका स्टेट बर्ड है। कौन से स्टेट का स्टेट बर्ड है, तो आपको पता होगा राजस्थान। इसको सोन चिड़िया भी कह देते हैं। ये क्या हो रही थी, धीरे धीरे हमारे यहाँ पर खत्म होती जा रही थी। साल में 2 से 3 लाख इनकी डेथ हो रही थी। तो आजकल तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी सोन चिड़िया, क्योंकि जो ऊपर हाई वोल्टेज तार लगे हुए हैं ना, इनकी वजह से खत्म हो चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक केस हुआ था, क्या नाम था, तो रणजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो इस केस को थोड़ा पहले से पढ़ते हैं, हालांकि अप्रैल में हमने बहुत डिस्कस किया था इसको। हुआ क्या था कि राजस्थान से कहा गया कि भाई तुम इन जो हाई वोल्टेज लाइन है इनको अंडरग्राउंड कर दो। राजस्थान ने कहा कर तो दूंगा, लेकिन जो हमारा टारगेट ईयर है 2070 जो कार्बन न्यूट्रल होना है वो कैसे अचीव होगा, वो तो कर ही नहीं सकते। तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं देखो करना तो पड़ेगा। तो अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई कुछ भी करो, तुम्हें इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना है, सभी जीवों को बचाना है। और अगर आप इस यहीं से आर्टिकल निकला, इसको ध्यान से समझना, जस्ट ट्रांजिशन, अगर तुम ट्रांजिशन में जाना चाहते हो, मतलब चेंज होना चाहते हो, अगर तुम नॉन रिन्यूएबल कार्बन जो रिसोर्सेज हैं उनसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जाना चाहते हो, अगर तुम कार्बन एमिशन को खत्म करना चाहते हो, जस्ट ट्रांजिशन करना चाहते हो अचानक, तो करो। लेकिन अचानक जस्ट ट्रांजिशन करने में, एनर्जी का ट्रांजिशन करने में ऐसा ना हो कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, किसी जीवों के साथ तुम बदतमीजी करो, यानी कि उनको खत्म करो। कल को तुम कह दो कि मुझे इस जगह पर एक जंगल है मान लो, और कह दो कि मुझे तो बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाना है, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी सोलर से बनाऊंगा और बहुत बड़े इलाके में बनाऊंगा, कार्बन न्यूट्रल करूंगा, और कह दो हम तो करेंगे। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट करने देगा क्या? वहां पे जंगल है, वहां पे टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, तुम उनको क्यों नुकसान पहुंचाओगे? तो तुम्हारे जस्ट ट्रांजिशन के चक्कर में किसी एनिमल, किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और अगर पड़ता है तो एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया था हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, याद रखना, ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट था, आपके इस बात को आर्टिकल 21 में डाल दिया था। आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो आपको पता है, ये कहता है राइट टू लिव या राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार देता है तुम्हें। और कैसे जीने का अधिकार देता है? विद डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी तो ठीक है, उसके साथ कैसे जीने की आजादी देता है, तो इन्हें हेल्दी एनवायरनमेंट, कौन से एनवायरनमेंट में? जहां पे आपका खाना अच्छा हो, आपको पानी अच्छा मिले पीने को, आपको हवा अच्छी मिले, ठीक है। तो अगर आपके किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से एडवर्स इफेक्ट पड़ा हमारे ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स पर, किसी जीवों पर, और उसके पीछे का रीजन अगर ह्यूमन हुआ, तो उसके लिए क्या होगा, आर्टिकल 21 में डाल दिया। और उसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट, हम बार बार पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स को, अगर कोई चीज फंडामेंटल राइट और उसका वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके बेसिक राइट्स हैं। मैंने बार बार कहता हूं, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, सरकारें आएंगी जाएंगी, तुम्हें कौन है जो बचाता है, वो है फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हैं। इसीलिए हम इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर सरकारें आएंगी जाएंगी तुम्हें फुटबॉल की तरह लात मारेंगी नहीं, बचने के लिए कौन है? एफआर है तुम्हारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन है। बात समझ में आ रही है? और इसी का मेन कौन सा है? 21। और अगर पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसे कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने, तो आर्टिकल 13 को, जुडिशियल रिव्यू को। और पूछे हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा था? आर्टिकल 32 को, क्योंकि अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, तो वो आपके इन राइट्स के लिए रेमेडीज करवाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उसमें लिखा है। हम उसमें इतना डीप में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखना कि इसको 21 में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और अभी आर्टिकल क्या कहता है, तो आर्टिकल ये कहता है कि भाई अगर तुम ट्रांजिशन में जा रहे हो, जस्ट ट्रांजिशन में, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो
हीट ट्रांजिशन में जाओ, लेकिन उन एडवर्स इफेक्ट को ध्यान में रखना जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट ना पड़े, समझ गए। तो ये वो पुराना वाला केस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 2-4 बातें आप एटलीस्ट याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, स्पोर्ट्स। देखो फिर एक न्यूज आई हमारे सामने, कौन सी, तो आप इनको जानते होंगे, नीरज चोपड़ा हमेशा गोल्ड जीतते हैं, कभी सिल्वर भी ले आते हैं ना। ये कौन है, पाकिस्तान के। तो इन्होंने क्या किया, अरशद ने ये पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिता दिया और इन्होंने हमें सिल्वर मेडल, तो न्यूज में आ गई, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका, 89.45 मीटर, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इन्होंने कितना फेंका, 92.97 मीटर। अच्छा, अगर मैं कुछ से उसकी ओलंपिक्स की बात कर लेता हूं, ठीक है, हालांकि हम इसके ऊपर पूरा वीडियो पढ़ेंगे। अगर पूछे सबसे पहले कब कब हमें मेडल मिला है, तो प्लीज एक बार इसको देखना। सबसे पहले नॉर्मन प्रीचर्ड को मिला था सिल्वर, ठीक है, मेंस 200 मीटर के अंदर, पेरिस 1900 में, ठीक है। कब से स्टार्ट हुए थे ओलंपिक्स, तो 1896 में। कहां से, एथेंस, ग्रीस से स्टार्ट हुए थे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर नॉर्मन प्रीचर्ड को मिला। फिर इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड जीता 1928 में। फिर हॉकी टीम, हॉकी हॉकी हॉकी, इसीलिए तो जादूगर कहा था हमने, पहली न्यूज पढ़ी थी, ठीक है। फिर केडी जाधव ने ब्रोंज जीता था, किसमें, आपके रेसलिंग के अंदर, हेलसिंकी में, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा हॉकी टीम ने फिर गोल्ड, फिर हॉकी टीम, फिर हॉकी टीम। इंडिविजुअल कोई पर्सन दिख रहा है क्या जिसने गोल्ड जीता, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इंडिविजुअल यहां तक कोई दिखा, पहला आदमी कौन, अभिनव बिंद्रा। हु वाज द फर्स्ट, कौन सा ऐसा फर्स्ट एथलीट था जिसने हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता हो, तो कौन था, अभिनव बिंद्रा। किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां पर, तो बीजिंग में 2008 में। ये सारे डेट भी एटलीस्ट याद रखना, क्योंकि हमारे पास ज्यादा नहीं है कि जो हमें याद ना हो, समझ गए। उसके बाद आपसे पूछेगा विजेंद्र सिंह ब्रॉन्ज लेकर आए थे, किसमें, मिडल वेट बॉक्सिंग के अंदर। उसके बाद सुशील कुमार ब्रॉन्ज लेकर आए थे, जो आजकल जेल में, आप जानते होंगे, ठीक है, वो मर्डर केस जो हुआ था उनका, सुशील कुमार, इन्होंने फिर सिल्वर जीता 2012 में। विजय कुमार सिल्वर, ठीक है। गोल्ड किसी ने जीता, गोल्ड, तो आगे गोल्ड की तरफ चलते हैं, जो हमें याद रखना है, गोल्ड कौन, नीरज चोपड़ा। तो आज तक कितने लोगों ने गोल्ड मेडल जीता इंडिविजुअली, 2 लोगों ने, अभिनव बिंद्रा 10 मीटर में और नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में। इस बार नीरज चोपड़ा को क्या मिला, तो सिल्वर मिला। तो सिंपल सी याद रखना, इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लेना और प्लीज इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बाकी हम इसको डिटेल्ड एनालिसिस में फिर पढ़ लेंगे, ओके। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।